प्रोटीन टारगेटिंग इन क्लोरोप्लास्ट। इसमें हम देखते हैं प्रोटीन टारगेटिंग क्या होता है। प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग इज ए बायोलॉजिकल मैकेनिज्म विच प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। इसमें जो प्रोटीन सॉर्टिंग या जो प्रोटीन टारगेटिंग है, यह एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो प्रोटीन होती है वह सेल के विभिन्न पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। अदर सेल ऑर्गेनेल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में यह प्रोटीन्स पहुंचाया जाता है। प्रोटीन को सेल में या उसके बाहर उपयुक्त स्थलों तक पहुंचाया जाता है। यह क्रिया ही प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग कहलाती है। प्रोटीन को एक ऑर्गेनेल के इनर स्पेस, डिफरेंट इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से जो बाहरी हिस्से होते हैं उन्हें टारगेट किया जा सकता है। यह प्रोटीन की जो डिलीवरी प्रोसेस होती है, यह प्रोटीन में उपस्थित जो इंफॉर्मेशन होती है उनके आधार पर की जाती है, जिसके द्वारा जो प्रोटीन्स होता है वो विभिन्न पार्ट में पहुंचाया जाता है। यही प्रोसेस प्रोटीन सॉर्टिंग कहलाती है। प्रोटीन सॉर्टिंग है वह सेल के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें त्रुटि से अनेक प्रकार के जो डिसीज़ होते हैं वह होते हैं। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। प्रोटीन टारगेटिंग वह बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो प्रोटीन को सेल या उससे बाहर टारगेट साइट पर पहुंचाया जा सके, जिससे जो आगे की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है यही प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहलाता है। तो इसमें हम क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि इसमें प्रोटीन टारगेटिंग की क्रिया कैसे होती है। टारगेटिंग सिग्नल्स, यह टारगेटिंग सिग्नल्स क्या होता है। यह जो टारगेटिंग सिग्नल्स होते हैं वह कुछ इंफॉर्मेशन के पीसेस होते हैं जो सेल के अंदर प्रोटीन्स सेल के अंदर या बाहर सही ढंग से जो प्रोटीन होती है उनके स्थिति देने के लिए सेलुलर ट्रांसपोर्ट मशीनरी को सक्षम करते हैं। यह जो इंफॉर्मेशन होती है वह पॉलीपेप्टाइड चेन या फोल्डेड प्रोटीन में होती है। चेन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वह टारगेट करने में सक्षम होते हैं और यह जो एमिनो एसिड के पीसेस होते हैं यही सिग्नल पेप्टाइड्स कहलाते हैं। यह जो सिग्नल्स होते हैं वह अक्सर एन टर्मिनल पार्ट पर पाई जाती है तथा यह बस जो पैरोक्सिसोम सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनमें यह सी टर्मिनल पर सिग्नल जुड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं HSP17। यह दिस इज चैपेरॉन मॉलिक्यूल। जो HSP17 होता है यह एक चैपेरॉन मॉलिक्यूल है। HSP70 यह एक चैपेरॉन मॉलिक्यूल होता है। जो यह चैपेरॉन मॉलिक्यूल होता है वह प्रोटीन को अनफोल्ड होने नहीं देता है और यह प्रोटीन को फोल्डेड फॉर्म में ही टारगेट साइट में पहुंचाता है, जिससे यह प्रोटीन अच्छी तरह से कार्य कर सके। यदि यह अनफोल्ड हो जाएगा तो वह प्रोटीन क्रियाशील नहीं होगा। इसलिए यह जो चैपेरॉन मॉलिक्यूल होता है इसकी वजह से प्रोटीन अनफोल्ड नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं TOC35, TOC75, TOC85। यह जो रिसेप्टर के फॉर्म में होते हैं और यह मेम्ब्रेन जो होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं और यह तीनों जो प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें टारगेट साइट पर पहुंचाया जाना होता है उन्हें उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन टारगेटिंग है उसकी क्रिया कैसे होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह दो पार्ट में होता है, स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन। जो स्ट्रोमा होती है उनमें डार्क रिएक्शन होती है तथा जो ल्यूमेन होती है उनमें लाइट रिएक्शन होती है। हमें डार्क रिएक्शन के लिए रूबिस्को एंजाइम की आवश्यकता होती है तथा जो लाइट रिएक्शन होता है उनके लिए प्लास्टोसाइनिन जो एंजाइम होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी सेल का न्यूक्लियस होता है उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं उनमें रूबिस्को एंजाइम के लिए तथा जो प्लास्टोसाइनिन एंजाइम होती है उनके लिए जो जीन होते हैं वे प्रेजेंट होती हैं और इनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिससे mRNA बनता है। इसके न्यूक्लियस में जो जीन होते हैं वह रूबिस्को के स्मॉलर जो सब यूनिट होती हैं उनके लिए होती है
तथा इनमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा mRNA बनता है तथा इसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और प्रोटीन का निर्माण होता है। इनमें जो mRNA के निर्माण के पश्चात इनमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए फ्री राइबोसोम का यूज करते हैं तथा यह राइबोसोम का यूज कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो प्रोटीन्स होती है उनमें जो रूबिस्को एंजाइम है एवं जो प्लास्टोसाइनिन एंजाइम है उनके गुण निहित होते हैं। इसी प्रकार जो सभी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया में जो सिग्नल सीक्वेंस होती हैं वह एन जो टर्मिनल पार्ट होता है उसमें जुड़ता है तथा जो पैरोक्सिसोम होती है उनमें यह जो सिग्नल सीक्वेंस होती हैं वह सी टर्मिनल पार्ट पर जुड़ता है। इसमें हम देखेंगे जो प्लास्टोसिन की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इनमें मल्टीपल सिग्नल सीक्वेंस होते हैं तथा जो रूबिस्को की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें जो सिंगल होते हैं वह सिंगल सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। इनमें HSP70 होता है जो चैपेरॉन मॉलिक्यूल होता है, यह प्रोटीन्स को अनफोल्ड होने नहीं देता है। इसमें जो यह चेन होता है वह क्लोरोप्लास्ट के यह मेम्ब्रेन पर पहुंचता है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन होती है उनमें TOC35, TOC75, TOC85 जो होते हैं यह प्रेजेंट होती हैं। यह जो प्रोटीन्स से यहाँ पर आता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं और इन्हें एक्सेप्ट करते हैं तथा इनमें जो प्लास्टोसिन के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वह स्ट्रोमा में पहुंच जाता है तथा इनमें जो एक सिग्नल सीक्वेंस होता है वह पेटाइडेज जो होता है उनके द्वारा क्लीव कर लिया जाता है और जो एक इनमें बचा हुआ एक सिग्नल होता है यह इसे ल्यूमेन तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा यह जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह ल्यूमेन में पहुंच जाती है और यह जो प्लास्टोसाइनिन के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना हुआ होता है वह प्लास्टोसाइनिन एंजाइम का निर्माण करता है और यह जो प्लास्टोसाइनिन एंजाइम होती है वह क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट रिएक्शन होता है उसके लिए यूज होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो रूबिस्को के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। रूबिस्को में हम देखते हैं यह दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट होता है उसके लिए जो जीन्स होती हैं वह स्ट्रोमा के जो जीनोम होती है उनमें प्रेजेंट होती हैं और जो रूबिस्को के स्मॉलर सब यूनिट के लिए जो जीन होती है वह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो स्ट्रोमा का स्वयं का भी जीनोम होता है जिसमें जो रूबिस्को के लार्जर सब यूनिट होती है उनके लिए जीन प्रेजेंट होती हैं। रूबिस्को एंजाइम के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वह रूबिस्को एंजाइम के लिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वह स्ट्रोमा में पहुंचता है तथा इसमें स्ट्रोमा के जो जीनोम होती हैं उनमें रूबिस्को जो एंजाइम होती हैं उनके लिए जीन प्रेजेंट होती हैं और यह ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है एवं इनमें राइबोसोम का यूज करके यह लार्जर सब यूनिट का निर्माण करता है। इस प्रकार यह भी जो रूबिस्को एंजाइम होती हैं उनके लार्जर सब यूनिट के लिए जीन इसके जीनों में प्रेजेंट होती हैं तथा यह ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यह प्रोटीन जो होता है वह रूबिस्को के लार्जर सब यूनिट का होता है तथा यहाँ पर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है उनके द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो सिग्नल्स के थ्रू स्ट्रोमा में पहुँचते हैं। यह दोनों मिलकर रूबिस्को एंजाइम का निर्माण करते हैं और यह जो रूबिस्को एंजाइम होता है वह जो डार्क रिएक्शन होती है उनमें यूज होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं वह विभिन्न सिग्नल्स के माध्यम पर और टारगेट साइट पर पहुंचती हैं एवं जो एंजाइम होती है उनका निर्माण करती हैं और यह विभिन्न क्रियाओं के लिए यूज होता है। इस प्रकार जो प्रोटीन्स होती हैं उनका उपयुक्त स्थानों पर पहुंचने की जो क्रिया है उसे ही हम
प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग कहते हैं।